टाटा ग्रुप अभी खतरे में है। टाटा सन्स ने हाल ही में टीसीएस के 2 करोड़ शेयर्स बेच के 900 करोड़ निकाले और टाटा सन्स आईपीओ भी लेकर आ रहा है। ये सारी न्यूज तो हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो अगर आप एक टाटा इन्वेस्टर हो तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों आखिरकार टाटा ग्रुप खतरे में आता जा रहा है। इसका पीछे का रीजन है आरबीआई। अब आरबीआई वर्सेस टाटा क्यों हो रहा है ये इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हमें टाटा ग्रुप के प्रॉब्लम को समझने से पहले यह समझना होगा कि टाटा सन्स क्या कंपनी है, क्या काम करती है और उसकी वजह से क्यों सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। देखा जाए तो आजकल के टाइम पर टाटा सन्स काफी ज्यादा अग्रेसिव होती जा रही है मार्केट में। अब इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं उन सब में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। शेयर के प्राइस ऊपर नीचे भी हो रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये टाटा सन्स कंपनी क्या है, कहां से स्टार्ट हुई थी। इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 1971 में। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो इसमें ओपम और साथ में टी की ट्रेडिंग की जाती थी, लेकिन उसके बाद इसे होल्डिंग कंपनी बना दिया गया। होल्डिंग कंपनी क्या होता है उसे डिटेल में समझते हैं। अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो उसकी पूरी ओनरशिप मिस्टर मुकेश अंबानी जी के पास है। वहीं अगर मैं अडानी ग्रुप की बात करूं या फिर उनकी कंपनीज की बात करूं तो उनकी कंपनीज की ओनरशिप मिस्टर अडानी के पास है। लेकिन वहीं अगर मैं टाटा ग्रुप की कंपनीज की बात करूं तो इनकी ओनरशिप किसी के पास भी नहीं है। तो यहाँ पर ओनरशिप होल्ड करने के लिए कोई भी नहीं है। इस कंपनी को वो सारे ट्रस्ट होल्ड करते हैं जो कि सोशल वर्क करते रहते हैं, जैसे कि श्री रतन टाटा ट्रस्ट, उसके बाद श्री दोराबजी टाटा ट्रस्ट और साथ में टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, टाटा वेलफेयर ट्रस्ट। इस तरीके के जो ट्रस्ट हैं वो इस कंपनी की होल्डिंग्स रखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट तब होती है जब टाटा सन्स की डिपेंडेंसी टीसीएस के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। हम सब जानते हैं कि टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है और भर भर कर डिविडेंड देती है। अब उसके जो डिविडेंड का मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट है वो टाटा सन्स के पास जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाटा सन्स का टीसीएस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। वहीं अगर बात की जाए टीसीएस की तो टीसीएस की ग्रोथ काफी समय से रुक गई है और उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी ज्यादा कम होते जा रहे हैं और माइनस में भी जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से टाटा सन्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट कंपनी में लगाना पड़ रहा है। अब अगर वो कंपनी अपनी अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो उसके लिए उनको चाहिए होगा ढेर सारा पैसा, जिसकी वजह से उन्हें लोन भी लेना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं लोन की तो आरबीआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि टाटा लोन लेकर दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अब इतना ही नहीं, 2021 में टाटा सन्स ने सिंगापुर एयरलाइंस की मदद से एयर इंडिया खरीद ली थी। एयर इंडिया खरीदने के बाद उनको ये लगा था कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनके प्रॉफिट्स और भी ज्यादा माइनस में जाने लगे। 2011 में उनके प्रॉफिट्स -7,000 अप्रॉक्स चल रहे थे। वही एयरलाइन ओन करने के बाद 2023 में अप्रॉक्स -11,000 करोड़ में चले गए। अब आप ये सोचो कि कोई कंपनी अगर किसी कंपनी को ओन कर रही है और उसके बाद उसे और भी ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं तो उनको कितना ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा। वहीं अगर मैं बात करूं टाटा सन्स की तो उन्होंने ठान ली है कि वो एयर इंडिया को ग्रो करके ही दिखाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट एयर इंडिया में करने के लिए तय किया है। अगर मैं बात करूं एयरलाइन इंडस्ट्री की तो वो एक ऐसा बिजनेस होता है जिसे रेगुलरली और अच्छे से इंप्रूव कर रन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत ही कम ऐसे एयरलाइन बिजनेसेस हैं जो रेगुलरली ग्रो होते रहते हैं या फिर कभी लॉस फेस नहीं करते हैं। वहीं टाटा सन्स ने यह डिसाइड किया है कि वो एयर इंडिया में लगभग 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके लिए उन्हें लोन भी लेना पड़ेगा और साथ में अपनी कंपनी के शेयर्स भी बेचने पड़ेंगे। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर प्लांट। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने लगभग 3 सेमीकंडक्टर प्लांट को अप्रूव किया था, जिसमें से 2 टाटा सन्स के ही हैं। अगर पहले की बात की जाए तो वो असम में बनेगा और दूसरा गुजरात में, जिसमें 4 करोड़ 80 लाख चिप्स बनाई जाएंगी। अब इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए टाटा सन्स के पास लगभग 27,000 करोड़ होने चाहिए, तभी वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे। अब अगर बात की जाए आरबीआई की तो आरबीआई का एक फ्रेम
फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग टाटा सन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कंपनी एज एन एनबीएफसी काउंट होती है, प्रॉब्लम ये है कि अपर लेवल वाली एनबीएफसी काउंट होती है। अब आरबीआई के इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो भी अपर लेवल वाले नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होते हैं उन्हें विद इन 2 इयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है और मिनिमम 25% शेयर्स मार्केट में यानी कि पब्लिक को या फिर इंस्टीट्यूशंस को देना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टाटा सन्स की, तो वो एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा से अपने आप काम करती आई है और अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती आई है। तो टाटा सन्स एक ऐसी कंपनी है जिसको नहीं चाहिए कि बाहर से कोई इंटरप्ट किए जाए, इसीलिए ये कंपनी आईपीओ को अवॉइड कर रही है। अब आईपीओ को अवॉइड करने के लिए कंपनी के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचते हैं। जो उनके एसेट्स हैं, एसेट्स को उन्हें 100 करोड़ से कम करना होगा और साथ में जो उन्होंने पब्लिक फंड लिया हुआ है वो भी खत्म करना होगा। अब इसके लिए भी टाटा सन्स एक्शन ले रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से उनके एसेट्स कम हो जाएं और साथ में उन्होंने जितना भी बॉन्ड्स के तरीके से पब्लिक फंड लिया हुआ वो सारे बॉन्ड्स को क्लोज कर उस चैप्टर को भी क्लोज करना चाहते हैं ताकि वो आईपीओ ना लेकर आए। सो एट लास्ट हमें ये पता चला है कि टाटा सन्स तो खतरे में नहीं है, इट्स जस्ट कि वो आईपीओ नहीं लेकर आना चाहते हैं मार्केट में और वो अपनी कंपनी को इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एज एन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर की, तो अगर ये कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो सभी इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज होगी, क्योंकि टाटा ग्रुप कभी भी किसी भी कंपनी का आईपीओ लेकर आता है तो उसमें लोगों के लिए डिस्काउंट्स तो जरूर होते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर कंपनीज में देखा जाता है कि कोई डिस्काउंट के साथ आईपीओ लेकर आ रहा है। बाकी कंपनीज तो यही चाहती है हमें हायर वैल्यूएशन पर हमारे स्टॉक्स बिके और हमें पैसा मिले। वहीं अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आईपीओ आना सभी के लिए काफी अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट होगा। अब आप इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो? क्या टाटा ग्रुप को आईपीओ लेकर आना चाहिए टाटा सन्स का या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। तो हम इंडियंस को अपनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करनी होगी और जो आप अपना अमाउंट यानी कि एक्स्ट्रा इनकम कंजम्पशन पर वेस्ट कर रहे हो उसको सेव कर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सेविंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप सेव कर सकते और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप बहुत ही थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम 500 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आजकल तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर कोई इस न्यूज के पीछे का एक्चुअल रीजन जान सके। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।